जय हिंद साथियों, मैं बबलू कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो हम क्लास 10th गोधली के चैप्टर 5 यानी कि नागरी लिपि चैप्टर 5 क्या है आपका नागरी लिपि के जितने भी अति लघु यानी कि जितने भी प्रश्न उसके उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में बनाने में आसानी हो। सबसे पहले इसका बता दें, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक का नाम गुणाकार मूले। क्या है? गुणाकार मूले। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले इसका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1935 में कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म किनका। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकार मूले। यानी गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ था? तो कैसे गुणाकार मूले का जन्म 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कैसे महाराष्ट्र के एक अमरावती यानी कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। सिंपल बात समझे। पहला ऑब्जेक्टिव नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकार मूले। गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ? तो 1935 में। गुणाकार मूले का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। और एक अंतिम क्वेश्चन, गुणाकार मूले का निधन कब हुआ? तो 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। ध्यान रखना आपको, 2009 में गुणाकार मूले का जन्म कब किया? 2009 में इनका निधन हो यानी कि इनका मृत्यु हो गया। अब चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। अब दूसरा देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। जितने प्रश्न हम उनके उत्तर देंगे इसमें टोटल 13 प्रश्न सभी का उत्तर हम देखेंगे। और सभी का उत्तर छोटा छोटा यानी कि शॉर्ट है। जैसा क्वेश्चन पूछा उसी अनुसार हमने इसका आंसर बताया। तो चलते हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई? तो इसका आंसर हम जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार ही हमें आंसर दें। नहीं कि हम 5-6 लाइन के आंसर देंगे, ऐसा नहीं। जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार ही आंसर दीजिए। तो चलते हैं आंसर देखते हैं इसका। देखिए करीब 200 सदी पहले। 200 सदी कहने का अर्थ क्या हुआ? 200 वर्ष पहले। देखिए क्या करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। कब इसके पहली टाइप बने? 2 सदी पहले यानी 200 वर्ष पहले। तो क्या देखिए टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। सिंपल सा आपको इस प्रकार आंसर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आंसर दीजिए कि आपको उसको तुरंत ही आ जाए, कि दिमाग में तुरंत समझ में आ जाए और इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक कहीं पढ़ ले, आपको दिमाग में सब छप जाए और आप इसे याद करने में आसानी हो। उसी प्रकार हम इसका आंसर देंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो सिंपल इसका आंसर देंगे क्या? देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जा सकती है, यानी कि लिखी जाती है। अब इसमें सिंपल से पूछा था कौन कौन भाषा लिखी जाती है, तो इन सभी भाषा लिखी जाती है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में यह लिपि फैला हुआ है। और यह लिपि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन लिपि? देवनागरी लिपि। चलते आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 देखिए, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो इसका आंसर देखिए क्या है? लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि में देवनागरी का संबंध बताया। किसे किसे बताया था? एक पहला है गुजराती और दूसरा है बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। तथा साथ ही दक्षिण भारत की ब्राह्मण लिपि और नंदी नागरी लिपि की तुलना देवनागरी लिपि से की है। सिंपल सबको इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलते आएंगे हम। देखिए आगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं? नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो इसका आंसर लिख दीजिए सिंपल। दक्षिण भारत की नागरी लिपि ही नंदी नागरी दक्षिण भारत की नागरी लिपि ही नंदी नागरी कहलाती है। कहाँ की लिपि? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं। दरअसल लेखक ने बताया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। कोकण के सिराहर, मान्य खेत के राजपूत देवनागरी के क्या है? देवनागरी के
देखिए, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहर विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है। समझ में आ गया आपको? चलते आएंगे, यानी कि ये सिंपल से ये जो नंदी नागरी लिपि कहाँ का, तो दक्षिण भारत का है। सिंपल आपको इतना आपको बात ध्यान में रखना है। आगे कहते हैं, आप देख लीजिए इसका 4 का आंसर कुछ इस प्रकार है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में कि नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, यानी कि नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए और उसका विवरण देना है। इस थोड़ा सा लंबा होगा, यानी कि 1-2 लाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आंसर इसका क्या देंगे आप? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापित चोर राजाओं के सिक्के पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे। कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। और उत्तर भारत में लिपि कौन? उत्तर भारत में नागरी लिपि क्या? उत्तर भारत में नागरिक के लेख 9वीं सदी के, दक्षिण भारत में 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी की 1 साल का अंतर इन दोनों, यानी 100 साल का अंतर। कितने वर्ष का साल का अंतर? तो 100 साल का अंतर है इन दोनों के पास में। 8वीं सदी कहाँ मिला? तो दक्षिण भारत में, और 9वीं सदी में तो उत्तर भारत में क्या मिला था? लिपि। देखिए क्या, देखिए समझते हैं फिर से। देखिए, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का उल्लेख, नागरी लिपि कब मिला था? 8वीं सदी। देखिए कहने का अर्थ समझिए। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से ही मिलने लगते। 8 कब से मिलने? तो 8वीं सदी से। और उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख, ठीक है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से ही मिल गए, और लेकिन उत्तर भारत में 9वीं सदी, यानी कि 1 साल बाद मिलने लग जाते हैं। अतः नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। सिंपल बात, जहाँ पहले हुआ वहीं से उसका आरंभ होगा, यानी कि पहले कहाँ हुआ? 8वीं सदी, यानी कि दक्षिण भारत से ही इसका आरंभ हुआ, यानी कि आरंभिक लेख कहाँ से शुरू हुआ? दक्षिण भारत से। 5 का आंसर देख लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्या कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो इसका आंसर देखिए, गुप्त काल की ब्राह्मण लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि। क्या है? गुप्त काल की ब्राह्मण लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के लिए सिरों पर छोटी आड़ी लकीरों या छोटे ठोस त्रिकोण, यानी और देखिए त्रिकोण पढ़े तो सब समझाएंगे आपको, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों पर सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है, और यह सिरोखाएँ उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ये कहने की क्या अर्थ क्या होती है? जो यह क्या ब्राह्मण लिपि और सिद्ध लिपि में क्या आता है? देखिए, ब्राह्मण लिपि और सिद्धम लिपि में जैसे कुछ लिखते हैं हम, चलिए मान लेते क्या लिखे हम, मान लेते किसी का नाम लिखते अमन लिखते हैं। तो जब ये ब्राह्मण लिपि और सिद्धम लिपि है तो उसमें कुछ देखिए, उसमें कुछ इस प्रकार का लाइन पर आता है। इस प्रकार देखिए क्या है, देखिए कहाँ यहाँ लिखा हुआ त्रिकोण, यानी कुछ इस प्रकार आप समझिए, किस प्रकार त्रिकोण ऐसा कुछ लाइन पर आएगा वहाँ पर, किस प्रकार था? त्रिकोण ऐसा कुछ इस प्रकार का। लेकिन बात करते हैं अगर हम नागरी लिपि की, तो नागरी लिपि में सिंपल सबको कुछ इस प्रकार का लाइन, एकदम सीधा लाइन, जितना लंबा अक्षर होगा उतना ही लंबा लाइन उस पर पड़ा होगा। जैसा कि हमने ये देखिए सब नागरी लिपि की ही पहचान, जैसे कि हम देखिए लिखने में उससे ऊपर इसका माथा, जो इसका क्या कहते हैं, माथा हमने बांधा, तो ये माथा बना ही किसका पहचान है? तो नागरी लिपि का। यही इसका कहने का देखिए क्या है कि पूरा लकीर है, यानी देखिए सिरों पर, यानी कि माथे पर इसका लकीर खींचा जाता है। जितना लंबा अक्षर होगा उतना ही लंबा लकीर खींचा जाता है, उसी को हम नागरी लिपि कहते हैं। क्या है? नागरी लिपि। चलते हम देखिए जितनी के अक्षरों की चौड़ाई, अक्षर के जितना लंबा होगा उतना ही लंबा उस पर ऊपर से लकीर खिंचाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए? उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए? इसके आंसर देखते हैं।
सभी के आंसर हमने शॉर्ट शॉर्ट दिए, यानी कि आपको याद करने में सुविधा हो। तो देखते हैं इसका आंसर। ये उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव क्या कि उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हमें नागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते। क्या जो किसके शब्द देखने को मिलते हैं? नागरी लिपि के शब्द देखने। जो आप जानते हैं कि उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव किसने डाली? तो महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी लाहौर के टकसाल में एक सिक्का ढाला, चाहे चांदी का एक सिक्का ढाला, और सिक्कों पर सिक्का ढाला तो उसमें एक नागरी लिपि के लेख मिले। किसके लेख मिले? नागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। इस प्रकार अनेक शासकों ने अपने जो सिक्कों पर अपने अनुसार उस पर लिपि यानी कि लिपि खुदवाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलते आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये कुछ लंबा होगा कि इसमें देख क्वेश्चन को जिसका जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार इसमें देखिए नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? ये लेखक इस संबंध में क्या बताना चाहता है? लेखक इस संबंध में क्या बताया है बताता देखते हैं कि लेखक इस संबंध में बताया क्या है। इसका आंसर देखिए क्या देंगे आप। देखिए इसका आंसर आप दीजिए क्या कि नागरिक को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पादता डिटकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते। क्या देखिए क्या कहते हैं? एक नाटक है, देखिए इस नाम का एक नाटक है, उसमें जानकारी यह मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। इसका एक नाटक, इस नाटक का नाम इसी आप पढ़ सकते हैं। इस नाटक से जानकारी मिलती है पाटलिपुत्र एक नगर है, पाटलिपुत्र को एक नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। क्या कि क्या ऐसे नाटक का क्या नाम है? तो डिटकम इस प्रकार कुछ नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। देखिए पटना का नगरी था, पटना का नाम क्या है? पटना एक नगर है, और उसमें एक शासन उसमें एक देखिए क्या है, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। इसका नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। इसे और कहा जाता है देवनगर की लिपि होने का उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी कहा गया। सिंपल से बात है, देवनागरी का नाम दे दिया गया उसे। चलते इसके बाद देख सकते हैं आप कितने 8 के आंसर। 9 का देखिए, 9 के क्या क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देखते हैं। नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या बात कहना चाहते हैं, क्या कहना है, और पटना नगरी को क्या संबंध लेखक ने बताया? पटना नगरी का क्या संबंध लेखक ने बताया? इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका भी कुछ लंबा है। देखिए नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं आता कहने का। नागरिक में एक नगर शब्द आता है जो कि किसी बड़े राज्य जो कि किसी बड़े जगह या किसी बड़े नगर से संबंधित है। और यह जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र एक नगर था प्राचीन समय में, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र एक पाटलिपुत्र को एक नगर कहते थे। और स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नामदेव था। देखो 8वां और 9वां क्वेश्चन कुछ मैचिंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ मैचिंग है। इसीलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया। सिंपल से, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, और पाटलिपुत्र एक उत्तर भारत के एक प्रमुख राज्य, उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर कौन था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को एक पहले नगर भी कहते थे, और नगर के साथ साथ इनके इस पाटलिपुत्र में एक शासक का शासन था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, और उनका नाम एक देव भी था। इससे देव और नगर जोड़ को देवनागरी का निर्माण हुआ। देख सकते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सिंपल, नागरी लिपि का कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? जिसका ईसा की 8वीं और 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्यापक देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। कोई दिक्कत नहीं, चलते आएंगे। क्या है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है और इस संबंध लेखक का क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक पारदेशीय भाषाएं भी जन्म लेती है। क्या क्वेश्चन क्या नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है और इस संबंध लेखक का क्या जानकारी देता है? देखिए इसका देखते हैं इसका आंसर। लेखक है लिपि के साथ साथ, देखिए नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषा भी जन्म लेती है। कौन सी भाषा? तो प्रादेशिक भाषा। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाते हैं, और इसी कारण से भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही थी। इस प्रकार इसका आंसर देते नहीं। कौन सी भाषा जन्म ले रही थी? तो कैसा आधुनिक मराठी और बांग्ला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही थी। चलता है क्वेश्चन नंबर 12 के। टोटल 13 क्वेश्चन है इसमें, यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कराओ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करें, और अगले चैप्टर की वीडियो के लिए नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि हमको भी पता चले कि आप किस चैप्टर का आंसर चाहते हैं, तो उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है यह भी नीचे जरूर बताना। क्वेश्चन में बात देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? देखिए गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका आंसर देखिए अनेक विद्वानों का यह मत है कि यह गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत है। क्या बाहर से भारत है? क्या कि अनेक विद्वानों का यह मत है कि यह गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए, और ईसा की 8वीं सदी के पूर्व में आवंटित प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया, तथा मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति भी है, और जो नागरी लिपि संस्कृत में, नागरी लिपि कौन में भाषा में? संस्कृत में, आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका अंतिम क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, निबंध के आधार पर कालक्रम में नागरी लिपि के संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। किसका प्रमाण प्रस्तुत? नागरी। देखिए इस पर क्वेश्चन है, देख सकते क्या क्वेश्चन है, कब आप पढ़ दो। निबंध के आधार पर कालक्रम में नागरी लिपि के संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। इसका आंसर क्या देंगे आप? निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार 11वीं सदी में मौजूद राजेंद्र जैसे प्रताप चोर राजाओं के सिक्कों पर वीर केरल अस्य जैसे शब्दों नागरी लिपि में अंकित हैं। देखिए ये इसमें पूछा कि जितने भी नागरी लिपि से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करते, पहला प्रमाण यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तीसरा। और आगे देखेंगे कितने प्रमाण है। देखिए दूसरा प्रमाण, देखिए पहला प्रमाण हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं दूसरा प्रमाण। इसमें टोटल 5 प्रमाण है। देखिए दूसरा प्रमाण देखिए, दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलयन ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की ही है। 9वीं कब की? तो 9वीं सदी के। इस प्रकार आप लिख लीजिए। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन इसका चौथा प्रमाण क्या था? देखिए इसका चौथा प्रमाण था कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि
पूरे भारत में व्यापक थी। 8वीं सदी में देहाकोश दो कोस की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली वह नागरी लिपि में ही है। कौन सी लिपि में? नागरी लिपि में है। और इसका आंसर देखते हैं पाँचवा प्रमाण देखते हैं। पाँचवा प्रमाण क्या प्रस्तुत किया था लेखक ने? तो पाँचवा प्रमाण से 554 क्या है? 554 ईस्वी में राष्ट्र राजा दंती दुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त? नागरी लिपि से प्राप्त हुआ है। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह क्या है? जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है, जो नागरी लिपि में महान क्या है? जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के जो गणित सार संग्रह वो नागरी लिपि में ही मिलती हैं। यही सब था क्या? नागरी लिपि के जो प्रमाण प्रस्तुत करना था। इस प्रकार इसका आंसर आप दे दीजिएगा। और आगे देखते हैं अंक आपका। इस प्रकार इसका वीडियो का समाप्त। और आप सभी से क्या अनुरोध यही है कि अभी तक आपको और आप सभी का अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो करिए लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब। आपको करना है ताकि आप ऐसे अनेक वीडियो का लाभ उठा सकें। और नीचे आपको जो भी आगे के चैप्टर का वीडियो चाहिए, जैसा कि हमने इसका 4 चैप्टर का भी बना दिया और आपने नहीं देखा ताकि हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका 4 चैप्टर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ये 5 का था और अगला बार हम 6 का भी लाने की कोशिश करेंगे। आप नीचे कमेंट करूँगा, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम जरूर चैप्टर 6 का लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नीचे कमेंट करिएगा जरूर कि आपको कौन से चैप्टर का इसका आंसर चाहिए, यानी कि क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इसी प्रकार आपको वीडियो अपलोड करके देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहिए।